Good morning, students. So now we will discuss the electric field due to a charged solid sphere, conducting and non-conducting, or dielectric, or you can say insulator. Okay. So as we know, हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़े थे, तो आप एक काम तो मैं आसानी कर देता हूँ बेटा। जैसे कि आपका सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, तो सॉलिड स्फेयर एप्पल जैसे हो गया आपका एप्पल ठोस, जिसके अंदर में भी मटेरियल है, हॉलो नहीं है। तो अभी इसमें दो श्रेणी में इसको आप बांट सकते हैं। कौन सा? एक कंडक्टिंग और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ओके, नॉन कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग के केस में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर जैसा आपका दिया हुआ था, कंडक्टिंग है तो इसमें जो भी चार्ज होगा वो सारे कहाँ आ जाएंगे? इसके सरफेस पे आ जाएंगे। तो इसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना? मजा आ गया है ना? ये लास्ट वाला जो क्लास सेल वाला था, बिल्कुल उस ऐसा ही ये बनेगा। सारा जब बाहर आ गया तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सारा सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ हम सिग्मा कंसिडर करेंगे, दैट इज क्यू अपॉन एरिया, जैसा मैंने आपको बता रखा है। लेकिन ये तो कंडक्टिंग का केस था, और नॉन कंडक्टिंग के केस में करेंगे तो यहाँ कुछ अच्छा होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कंसेप्चुअल बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भी समझनी होगी। यहाँ नॉन कंडक्टिंग है तो ये सारी सरफेस जो भी चार्ज है वो सरफेस पे तो रहेंगे रहेंगे, साथ में ये थ्रू आउट मटेरियल भी ये चार्जेस रहेंगे। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे आज हम ये वाली चीज डिस्कस कर रहे हैं, जब ये नॉन कंडक्टिंग है तो फिर हम इसका कैसे निकालेंगे, क्योंकि इनसाइड तो चार्ज इसमें अब जीरो है नहीं। तो यहाँ पे हम इसको तीन श्रेणी में बांटेंगे। पहला रीजन आउटसाइड, दूसरा इस सरफेस पर, यहाँ पे क्या होगा, दूसरा ये है सेकेंड वन, और तीसरा हम बात करेंगे यहाँ का। रैंडमली किसी भी पॉइंट पे हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, लॉजिकल क्वेश्चंस इस पे कैसे बनेंगे, और भी बाकी चीजें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसा आपने वहां किया था वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। आपने एक स्फेयर मान लिया, ऐसे करके एक स्फेयर है, और स्फेयर के अंदर यूनिफॉर्मली आपने चार्ज रख दिया है। तो अब चूंकि ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए यहाँ हम सिग्मा को कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ हमें रो लेना पड़ेगा। व्हाट इज रो? यस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा? चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं, हमारे बच्चे तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम थोड़े से बेचारे अच्छे बच्चे हैं, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर कांस्टेंट होगा अगेन, क्योंकि स्फेयर का तो ये फिक्स है। देखो, दो आर की बात होती है, दो आर लेता हूं मैं हमेशा, एक कैपिटल आर जो स्फेयर को बताता है, और एक स्मॉल आर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, जो वेरी कर सकता है। यहाँ ये आर वेरी करेगा, एक बार आर बाहर लेना पड़ेगा, एक सरफेस पे लेना पड़ेगा, एक अंदर लेना पड़ेगा। तो वो कौन सा आर होगा बेटा? वो अलाव आर होगा, स्मॉल आर। इस दोनों आर का डिफरेंस तो आप समझ गए ना? ओके। तो रो आपका आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, नाउ अब हम पहले रीजन की बात करते हैं। फर्स्ट रीजन में पहले मैं इसको ब्रीफ में आपको बता दूं कि बोर्ड में इसको कैसे करना है। फर्स्ट रीजन, इसमें हमें अभी टोटल फ्लक्स निकालना है, जैसे हम पिछले केस में किए थे। तो यहाँ पे अब शुरू हो जाओ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई? गॉसियन बाबा ने कह रखा है हाइपोथेटिकल, आपको एक गॉसियन सरफेस जो है वो एक एज्यूम करना पड़ेगा। और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कहोगे सर आप लास्ट क्लास में बहुत बताते हो, इस क्लास में तो कुछ नहीं बताते। चलो, हम अगर ये स्फेरिकल लेते हैं तो स्फेरिकल का जो भी हमारा एक थीटा वाला लफड़ा खत्म हो जाता है बेटा। थीटा हमेशा इसमें जीरो डिग्री आता है। थीटा क्या है? ई वेक्टर और ds वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये।
तो यदि आपने स्फेयर कंसीडर कर लिया तो थीटा के बारे में अब सोचना नहीं है। ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कॉस ऑफ 0 1 हो जाएगा, तो ये हमेशा ई डी एस हो जाएगा, जिसको हम इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो फर्स्ट वाले में आपने जब लिया यहाँ पे, तो आप इसका टोटल फ्लक्स निकालो, है ना। तो टोटल फ्लक्स इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो एलिमेंट्री आपने डीएस को माना है ये अच्छा, एक चीज और है, एलिमेंट्री हम छोटा से छोटा सरफेस क्यों मानते हैं, आपने सोचा होगा। क्योंकि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ करते हैं तो हम चाहते हैं ये नॉर्मली हो, तो इनफाइनेटली स्मॉल, दिस डीएस इज इनफाइनेटली स्मॉल, स्मॉल बहुत छोटा सा, इनफाइनेटली स्मॉल बहुत छोटा सा, जितना छोटा आप कल्पना कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि वहां E इज पैरेलल टू DS इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ रैंडम ऐसे कोई और सरफेस लेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी, तो हमें थीटा कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए हम स्फेरिकल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपका आ गया बाहर, अंदर में क्या बचा ds। अब ds आपको पता है स्फेयर का ds कितना होता है, दैट इज इक्वल टू E 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ कौन सा r लेंगे, गॉसियन सरफेस का, याद रखो ये एलिमेंट जो है ये गॉसियन सरफेस का है, गॉसियन सरफेस का है। तो गॉसियन सरफेस में हम ये r को लेते हैं, और ओरिजिनल जो हमारा स्फीयर था जिसमें चार्ज है उसका रेडियस हम कैपिटल आर लेते हैं, ये याद रहेगा ना। ओके ठीक, चलिए एक काम तो हमारा हो गया भाई। अब हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, दूसरा तरीका मतलब गॉसियन लॉ के थ्रू। व्हाट इज गॉसियन लॉ, गॉसियन लॉ वही अपना पुराना वाला जो चार्ज है, टोटल फ्लक्स जो हम निकालते हैं भाई, टोटल फ्लक्स हमने एक तो एरिया से खुद ही कैलकुलेट करके निकाला बहुत मेहनत करके, दूसरा गॉसियन ने कहा क्यों इतना मेहनत करते हो, टोटल चार्ज देख लो कितना इंक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये चार्ज कितना है, तो आइए देखते हैं चार्ज कितना होगा। तो अगर रो अगर हम डेंसिटी मानते हैं तो इस पूरे स्फेयर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेंसिटी यानी रो, ये टोटल चार्ज निकल गया जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम स्मॉल आर नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉल आर तो यहाँ तक है, यहाँ तो कोई चार्ज की संभावना है नहीं, तो ये यहाँ तक आर है, इसीलिए हमेशा हम यही वाला आर कंसिडर करेंगे जब चार्ज की बात होती है। एप्सिलॉन नॉट, नाउ दिस इज योर 2, नाउ इक्वेट 1 एंड 2, राइट, इक्वेट 1 एंड 2। आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो यहां से हम देखते हैं, आप देखिए क्या क्या कट रहा है, 4 पाई कट गया, यहाँ से 4 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, क्या बचेगा E इक्वल टू, यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुल आपका एक रिलेशन निकल के आ रहा है, E इक्वल टू रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर आ गया, तो यहाँ से आया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। मैं सिर्फ डिस्टेंस को लेके बात कर रहा हूँ, चार्ज तो आपको पता ही, ये पहले ही आपने चार्ज ले रखा है क्यू, राइट, तो वो तो काउंट होगा ही, बट अगर आर के टर्म में बात करें, देखो ज्यादातर कंपटीशन में क्वेश्चंस आर के रिलेटेड ही आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में सीधा सीधा आर के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, है ना, इनवर्सली। ओके, इनवर्सली आपको जैसा इसका ग्राफ का नेचर आया था, इसका यूं जाके डाउनफॉल होगा, यानी आर बढ़ेगा तो ई डाउनफॉल होगा, ई कम आएगा, इसलिए क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसका ये मतलब होता है एक को बढ़ाने से, आर को बढ़ाने से ई घटेगा इनवर्सली।
अब बात आती है कि इसके सरफेस पे क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड सरफेस। तो अगर हम बात करें सेकेंड सरफेस की, है ना, सेकेंड सरफेस में तो फिर वही सेम है, आर इजकल टू, सेकेंड वाले सरफेस बहुत आसान सा है, आर इजकल टू आपको आर रख देना है। ठीक है, ये मैक्सिमम आएगा, ये भी हम देखते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड थर्ड वाला है। थर्ड वाले में जब आप सेम स्फेयर में जिसका आपने ये रेडियस आर लिया हुआ था, इसमें अभी आपको जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है वो स्फेयर के अंदर ही करना है, कोई दूसरा स्फेयर जिसका आपका रेडियस हो गया स्मॉल आर। ठीक है, गुड। तो यहाँ आर जो है वो आर से हमेशा छोटा होगा, तभी तो इनसाइड होगा। सहमत हो ना? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका फ्लक्स टोटल निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी एस। डी एस किसका होता है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन। तो यहाँ पे जो डी एस होगा इस आर का, तो यहाँ पे एलिमेंट्री डी एस कहाँ होगा, ये नॉर्मल होगा ऐसे। अच्छा, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा जी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो थ्रू आउट है, तो इसका मतलब चार्ज इंक्लोज्ड हो रहा है। तो सॉलिड स्फेयर जो नॉन कंडक्टिंग है उसमें स्फेयर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है बेटा, ना चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो ई बाहर आ जाएगा, ये आ गया डी एस, सो दैट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई अगेन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, जो आपने कंसिडर किया है। अब यहाँ पे हम गॉस लॉ के थ्रू जो लगाएंगे, गॉस थ्योरम से जो हम निकालेंगे, गॉस लॉ और थ्योरम से जो हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स को क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज जो निकालना है यहाँ आपको दिमाग लगाना है। कैसे भाई, डेंसिटी पता है और वॉल्यूम कितना कंसीडर करेंगे, तो जितना चार्ज इनक्लोज है आप देखिए, इस गॉसियन सरफेस से इस वाले गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज होगा, जो स्मॉल रेडियस है इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। राइट बेटा, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये तो हो गया गॉसियन सर्कल जो हमने अंदर में किया था उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये चार्ज निकल गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ कंपेयर दिस फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंपेयर करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। तो क्या आ जाएगा, ये E इंटू 4 पाई r² इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आर, ये आर, ये आर इस केस में सेम है, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर आपका चार्ज जो हो रहा है इनक्लोज उसका भी रेडियस स्फीयर का आर है और जो गॉसियन सरफेस है उसका भी आर है। तो ये आर स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, यहाँ आर बचेगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू क्या आ जाएगा बेटा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू रो आर upon 3 epsilon naught. Now you see the beauty of this relation. What is the beauty? अब तक तो हमारा E is inversely proportional था, इस केस में E is directly proportional to R। ये याद रखने लायक बात है, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर डिस्कशन भी 2 मिनट का बनता है भाई। आर को हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या बढ़ता जाएगा, आप देखिए, आर को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, आर अभी यहाँ ले लेंगे तो चार्ज भी बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। और हॉलो स्फीयर में इनसाइड में आर आप कितना भी ले लेंगे, आपका अंदर चार्ज जीरो है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं होता है। ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है। तो अभी यहाँ पे जब r इक्वल्स टू आर होगा तो एट द सरफेस की बात करें तो एट द सरफेस सेकंड केस जो मैंने आपको बताया था, ये आपको ज्यादा ये दिक्कत नहीं करेगा।
क्योंकि इस केस में मैक्सिमम सरफेस आ जाएगा, मैक्सिमम आपका सरफेस आ जाएगा तो चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। तो ई इस केस में आपका मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम एट द सरफेस। तो यदि हम इसको ग्राफ में यदि प्लॉट करने की कोशिश करें तो आप देखिए जब तक ये आर आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर तक तो ये आएगा और आर पे ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा। उसके बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो ये 1/r² पे रहेगा, तो ये यूं करके यूं कम होना शुरू होगा। यहाँ किस पे रहेगा, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, इलेक्ट्रिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, और यहाँ पे r इक्वल टू r है मैक्सिमम इस पॉइंट पे। यहाँ से बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको 2-3 बार इसको समझने का प्रयास करें, ना कि रटने का। और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों चार्ज बाहर चला जाता है कंडक्टिंग में, उसके लिए बेटा मैं सेपरेट लेक्चर डालूंगा, उसको यहाँ पे डालना गलत होगा, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बोर्ड में आपको उतना ही लिखना है जितना मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।